यूनाइटेड किंगडम की धरती से भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने भारतीय लोकतंत्र का बंटाधार करने वालों, न्यायपालिका पर अतिक्रमण करने वालों और जुडिशरी में बैठे बेईमान जजों जो अपने फायदे के लिए करोड़ों भारतीयों के भरोसे का कत्ल करते हैं, इन सब को करारा तमाचा मारा है। जी हां, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई मामलों को लेकर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में राउंड टेबल चर्चा में बोलते हुए उस सिस्टम को एक्सपोज किया है, लताड़ लगाई है, जिसके तहत भारत में रंजन गोगोई, मिसिर जी, गंगोपाध्याय और चंद्रचूड़ जैसों ने करोड़ों नागरिकों के भरोसे का बंटाधार किया, उनके साथ खिलवाड़ किया। एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो ऐलान किया है और जो बातें कही हैं, इसके दो मायने हो सकते हैं। एक तो कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का फार्मूला, बोलना खूब बढ़िया बढ़िया, तगड़ा वाला भाषण और काम ठीक उल्टा। दूसरा ये कि बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चीफ जस्टिस ने भारत की न्यायपालिका को लेकर कौन कौन सी बातें कही हैं, इसके साथ ही चर्चा करेंगे भारतीय हाईकोर्ट के उस जज की जिनके यहाँ करोड़ों रुपया जला हुआ केस पकड़ा गया। अब इनके खिलाफ केंद्र सरकार महाभियोग लाने की तैयारी में नजर आ रही है। हाल ही में पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से देश के हजारों वकीलों ने इनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था और अब मोदी सत्ता महाभियोग की तैयारी में जुट गई है। दोनों ही मामलों पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, 2 ही सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। अब आगे की बातों को जरा ध्यान से सुनते जाइए। अच्छा, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर चर्चा हो, एक विश्व गुरु टाइप खबर सुन लीजिए। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हमारे लोगों को मारा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, IMF से पाकिस्तान को अरबों रुपए का लोन मिल गया। इसके बाद हुआ ये कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 6,800 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। समझने वाली बात यह है कि 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैंक के प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और 3 जून यानी 2 दिन बाद ही पाकिस्तान को 6,800 करोड़ रुपए मिल जाता है। अब लोग चुटकी लेते हुए ये भी चर्चा करने लगे हैं कि पहले तो हमारे विश्वगुरु जिस भी देश में जाते थे, वहां के नेताओं से मिलते थे तो राष्ट्रीय सेठ को धंधा मिलता था, ठेका मिलता था। अब पाकिस्तान को पैसा मिलने लगा है। बहरहाल कहावत है कि किस्मत खराब हो तो हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुकुर काट लेता है, और साहेब का नक्षत्र साल 2024 की जनवरी से गड़बड़ चल रहा है। ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं जो पहले बहुत कम होती थी या नहीं होती थी। हाल ही में भारत को नए चीफ जस्टिस मिले और जस्टिस बी.आर. गवई ने पद की शपथ लेने से पहले ही ऐलान कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई अन्य जिम्मेदारी यानी कोई कुर्सी नहीं चाहिए। तभी यह चर्चा होने लगी कि हुजूर तो आने से पहले ही पुष्पा स्टाइल में बोलने लगे हैं कि अपन झुकेगा नहीं, अपन बिकेगा नहीं। जाहिर सी बात है, पिछले 11 सालों में हमने देखा है बार बार ये आरोप लगे कि कुर्सी पर बैठकर मिलाड़ लोग सत्ता को खुश करते हैं, उनके पक्ष में फैसले देते हैं और कुर्सी से रिटायर होने पर सत्ता उन्हें नई कुर्सी दे देती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ तो ऐसे भी मिलाड़ हैं, जैसे वो कलकत्ता हाईकोर्ट वाले थे जिन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया और उसके पहले बेंच में बैठकर लगातार भाजपा की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आते थे। ऐसी ऐसी बातें टीएमसी सरकार के खिलाफ बोलते थे जिन्हें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह के तमाम आरोप लगे, मगर जैसे ही उन्होंने बीजेपी से सांसद बनने के लिए जज की कुर्सी को छोड़ा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पता चल गया कि कौन किसका आदमी था, किसके लिए काम कर रहा था। इसी तरह से राम मंदिर फैसले में शामिल 5 जजों के बारे में भी हमने आपको बताया किसको किसको क्या क्या मिला, कब कब मिला। उसके पहले रंजन गोगोई चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनके बारे में भी आप जानते ही हैं। राज्यसभा जाने के लिए इन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे का गला घोंट दिया। इनके ऊपर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया, उन्होंने उस मामले की सुनवाई खुद ही की। सोचिए ये कितना हास्यास्पद मामला है। दुनिया वाले जब भारत की न्यायपालिका में ऐसी हरकतों को देखते होंगे तो हंसते हंसते उनके पेट में गुब्बारा बन जाता होगा कि यह भारत में न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है या फिर तमाशा चल रहा है। सोचिए, गोगोई के ऊपर महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया और आरोपी खुद ही मामले की सुनवाई कर रहा था और खुद को उसने क्लीन चिट भी दे दी। इसमें विश्वगुरु टाइप खेला यह है कि बाद में महिला भी बरी और आरोपी गोगोई भी बरी, यानी किसी को सजा नहीं। एकदम साफ है कि पूरा मामला सेटिंग वाला था। या तो गोगोई को हड़काने, डराने, बदनाम करने के लिए किसी ने यह साजिशें रची या फिर जो भी हुआ, मगर रिजल्ट यही रहा कि भारत की जनता का भरोसा छिन्न भिन्न हुआ और इसके बाद तो एकदम लाइनें लग गई। आए दिन निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज
कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज्यपाल बन रहा है तो कोई किसी पद के लिए लालायित है, किसी संस्था का मुखिया बनाया जा रहा है। और जब आप उनके फैसलों को झांक कर देखते हैं तो सत्ता के तलवे चाटने वाले नजर आते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी नियुक्तियां लेना या चुनाव लड़ने से जनता का भरोसा कमजोर होता है। ये चीजें गंभीर नैतिक प्रश्न उठाती हैं। अब सवाल यह है कि नैतिक प्रश्न तो उसी के भीतर उठेगा ना जिसके भीतर नैतिकता बची होगी। रंजन गोगोई और गंगोपाध्याय जैसे लोगों की नैतिकता की क्या बात की जाए। इसके बाद हमने ये भी देखा कलकत्ता हाईकोर्ट का कोई जज कह रहा था कि मैं हमेशा से आरएसएस की विचारधारा वाला रहा हूं, सेवा में तत्पर हूं, जब बुलाओगे आ जाऊंगा। सोचिए ये कुर्सी पर बैठकर कैसा न्याय करते होंगे। बहरहाल चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि यदि कोई न्यायाधीश रिटायरमेंट के तुरंत बाद कोई अन्य सरकारी नियुक्ति ले लेता है या चुनाव लड़ने के लिए बेंच से इस्तीफा दे देता है तो ठीक नहीं है। ध्यान रखिएगा, बिना नाम लिए सीजेआई ने सीधे सीधे तीर मारा है, तीर जगह पर लगा होगा। रिटायरमेंट के बाद तुरंत इन लोगों ने नियुक्तियां पाई हैं। किन लोगों ने नियुक्तियां पाई हैं आप जानते ही हैं, ये हम कई बार बता चुके हैं। और चुनाव लड़ने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय ने जजशिप से इस्तीफा दे दिया था, ये भी हमने बार बार बताया। अब सीजेआई का कहना है कि ऐसी चीजें संदेह का कारण बन सकती हैं, यानी सार्वजनिक जांच को आमंत्रित कर सकती हैं, यानी जनता इन चीजों को जांचती है, जांचेगी, क्योंकि इससे हितों का टकराव होता है। सरकार का पक्ष लेने के प्रयास के रूप में इन चीजों को देखा जा सकता है। एक जज जब इस तरह की चीजें करता है तो न्यायपालिका की ईमानदारी में जनता का भरोसा कम होता है। लोगों के भीतर यह धारणा बन सकती है कि जज ने कुर्सी पर बैठकर जो फैसले किए वो रिटायरमेंट के बाद नई कुर्सी पाने के लिए किया होगा। देसी भाषा में कहें तो सरकार के तलवे चाट के आया होगा, पहले सरकार के लिए काम किया होगा कि रिटायरमेंट के बाद सरकार इनाम देगी और इनाम लिया होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर मैंने अपने कई सहयोगियों से सार्वजनिक रूप से यह वचन दिया है कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई भी सरकारी भूमिका या पद स्वीकार नहीं करूंगा, यानी सरकार से कुछ भी नहीं लूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी यह प्रतिबद्धता न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का एक प्रयास है। इनका कहना है कि न्यायपालिका को न केवल न्याय प्रदान करना चाहिए बल्कि उसे एक ऐसी संस्था के रूप में भी देखा जाना चाहिए जो सत्ता के सामने सच्चाई को रखने की हकदार हो। यानी चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि न्यायपालिका सिर्फ न्याय करने के लिए नहीं है बल्कि यह देखना चाहिए कि सत्ता के सामने न्यायपालिका बैठी है सच को जांचने के लिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायपालिका को अपनी वैधता जनता में विश्वास से मिलती है। यूं समझिए कि जब भी कोई विवाद होता है तो लोग क्यों कहते हैं कि अदालत में देख लेंगे, सी यू इन द कोर्ट, इसलिए ना क्योंकि वहां न्याय मिलने का भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि मैं सच्चा हूं तो मेरे साथ मुझे जीत मिलेगी, अदालत के माध्यम से मुझे जीत मिल सकती है। लेकिन जब लोगों के मन में संदेह होगा तो न्यायपालिका का क्या होगा। शायद इन्हीं चीजों का असर है कि तमाम भाजपाई सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे अन्य राज्यों की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज कर देती हैं। शायद उन्हें लगता है कि यहाँ पर बैठे ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद कुर्सी पाने के लिए हमारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। कोई सांसद बनने के लिए हमारी बात मानेगा, कोई किसी संस्था का मुखिया बनने के लिए हमारी बात मानता रहेगा। बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि जनता का विश्वास तभी मिलता है जब न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अखंडता के साथ, निष्पक्षता के साथ संवैधानिक मूल्यों को कायम रखती है। चीफ जस्टिस ने कॉलेजियम प्रणाली की कमियों पर भी बात की और कहा कि यहाँ खामियां जरूर हैं मगर इसका समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार शक्तियों का पृथक्करण यानी बंटवारा, स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया, न्यायिक स्वतंत्रता की सार्वजनिक धारणा में महत्वपूर्ण विचार है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम आलोचनाओं से रहित नहीं है, यानी इसकी आलोचना करने वाली चीजें हैं, होनी चाहिए, मगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दांव पर लगाकर बदलाव नहीं होना चाहिए। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मोदी सत्ता यह चाहती थी कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा दिया जाए और सरकार अपनी मर्जी से जज बनाए। अब आप सोचिए कि अगर हुजूर अपनी मर्जी से जज बनाएंगे तो क्या होगा, वो उस स्थिति की कल्पना करिए। वैसे ही सारी चीजें इस तरह से चल रही हैं, किस तरह से चल रही हैं बताने की जरूरत नहीं है। अब जब सब कुछ उनके कंट्रोल में होगा तो वही होगा जो केंचुआ के राजीव कुमार करके गए और जो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। बहरहाल अदालत की कार्रवाई को लेकर जो रिपोर्टिंग होती भी है उस पर भी चीफ जस्टिस ने चिंता जताई और कहा कि सामान्य सी बात को कई बार मीडिया में गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है। उन्होंने इसका एक उदाहरण भी दिया मगर वो उदाहरण समझने के लिए आगे पीछे की चीजों को भी जानना पड़ेगा। इसलिए फिलहाल फोकस इस बात पर करते हैं कि चीफ जस्टिस बार बार ये बात क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों उन्होंने शपथ से पहले ही नहीं झुकने नहीं बिकने का ऐलान कर दिया, क्यों यूनाइटेड किंगडम में जाकर कह रहे हैं कि जजों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार नहीं करना चाहिए, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। बार बार ये बातें दोहराने की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है। क्या कोई है जो भारत के चीफ जस्टिस BR गवई को रिटायरमेंट के बाद बढ़िया आरामदायक कुर्सी देने की लालच दे रहा है? क्या कोई उन्हें खरीदने का प्रयास कर रहा है, कोई उन्हें ललचाने का प्रयास कर रहा है क्या? और यदि लालच दे रहा है तो बदले में कौन सा फैसला चाहता है? एक बात यह भी हो सकती है कि इस तरह के सवाल और इस तरह की चिंताएं आम जनमानस में इतनी ज्यादा हो गई है कि चीफ जस्टिस का ध्यान उस तरफ बार बार पहुंच रहा है
और वो न्यायपालिका में बैठे जजों को संदेश देना चाहते हैं कि सुधर जाओ भैया, जनता का भरोसा बनाए रखो, वो ज्यादा जरूरी है। जनता का भरोसा है तो हम हैं तुम हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर इस तरह की बढ़िया बढ़िया ईमानदारी वाली बातें करके जस्टिस चंद्रचूड़ वाला खेला करने वाले हैं। अब क्योंकि आप जानते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछले 11 सालों में न्यायपालिका का जो हश्र भारत की जनता ने देखा है, उसके बाद संदेह होना लाजमी है। वैसे चीफ जस्टिस को न्यायपालिका में बैठे बेईमान जजों के साथ साथ नफरती जजों पर भी बोलना चाहिए, जो सांप्रदायिक संगठनों के कार्यक्रमों में जाते हैं और वहां से धर्म के आधार पर नफरत की उल्टियां करते हैं, एक धर्म को गालियां देते हैं और तो और बेहयाई इतनी कि माफी भी नहीं मांगते। तो यदि चीफ जस्टिस सच में न्यायपालिका में थोड़ी बहुत सफाई चाहते हैं तो हर तरह की बदमाशियों पर चर्चा करनी होगी, और सिर्फ चर्चा ही नहीं, एक्शन भी लेना होगा। ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने लिया। जी हां, यशवंत वर्मा के घर में जब करोड़ों के जले हुए नोट पाए गए तो चीफ जस्टिस ने इस पर तुरंत एक्शन लिया, जांच के लिए कमेटी बनाई। जांच हुई और जांच करने के बाद कहा जाता है कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहा गया, लेकिन वर्मा जी माने नहीं। यह होता है अमृतकाल का जज, जिसके घर में करोड़ों के जले हुए नोट पाए जाएं, वो इस्तीफा देने से मना कर दे। फिर क्या था, पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया कि लो भैया, वर्मा जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन मामला गड़बड़ है, इन्होंने गड़बड़ तो किया है, अब आपको जो करना है करिए। इसी बीच खबर आई है कि कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही। सूत्रों के हवाले से खबरें चलने लगी हैं कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सभी पार्टियों से बात करेंगे। 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी भी इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दें। यानी चीफ जस्टिस ने जो समिति बनाई, जो जांच हुई, उसमें वर्मा जी गड़बड़ पाए गए, गड़बड़ेशन मिली, लेकिन देसी भाषा में डिठाई देखिए, चित्त भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि वर्मा जी ये भी कह रहे थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है, मगर ये नहीं बताया कि कौन है जो फंसा रहा है। सवाल ये भी है कि हाई कोर्ट के जज को यदि कोई फंसा रहा है तो फंसाने वाला कितना बड़का आदमी होगा। वैसे वर्मा जी के बारे में हमने पहले भी बात किया था, हुजूर के पुराने कर्म भी कुछ गड़बड़े हैं। हमने ये भी देखा कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट के तमाम वकीलों के संगठनों ने भी उन्हें पद से हटाने की मांग किया। बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करके जांच की मांग की। वैसे कुछ चर्चाएं ये भी हैं कि पहलगाम के सवाल और पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों से परेशान सत्ता कहीं जस्टिस वर्मा के नाम पर ध्यान भटकाओ योजना तो नहीं चलाना शुरू कर रही है। कुछ वेबसाइट्स की खबरों के अनुसार सरकार ने महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय मंत्री विपक्षी दलों से संपर्क साध रहे हैं। ध्यान रहे कि भारत के न्यायिक इतिहास में आज तक किसी भी जज को महाभियोग चलाकर हटाया नहीं गया और हटाया नहीं जा सका। कभी जब जरूरत पड़ी तो जजों ने खुद इस्तीफा दे दिया, मगर चूंकि अब अमृतकाल चल रहा है, फलाने हैं तो मुमकिन है योजना भी चल रही है, तो कुछ भी मुमकिन है। वैसे वर्मा जी भी सोचते होंगे कि राफेल से लेकर पेगासस तक, कोविड वैक्सीन स्कैम से लेकर PM केयर घोटाले तक, कथित घोटाले तक, इस तरह के सैकड़ों आरोप लगने के बाद भी जब प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते, पुलवामा से लेकर पठानकोट और पहलगाम तक सैकड़ों मौतों के बाद भी, सवालों के बाद भी, बार बार हो रही असफलताओं के बाद भी गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते, 2 साल तक मणिपुर जलने के बाद भी अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो हम कहें कि इस्तीफा दें भाई। वैसे अगर जस्टिस वर्मा ये सोचकर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो आप दर्शक बताइए, क्या वो गलत सोच रहे हैं? वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे